गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपका सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था आपका रेक्टिलिनियर मोशन, या हम बात करें जो 2 डायमेंशनल में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति वाला। आज हम पढ़ेंगे आपका जो वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल में मोशन करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। अब सर्कल क्या है पहले ये समझना जरूरी है। तो सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। देखिए, बात आपको समझनी पड़ेगी। एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से, थोड़ा सा गलत बन गया आपका, इस तरीके से जो है रेडियस थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, ठीक है, तो जो आपका ये पाथ है, इस पूरी जो गति है, इस पूरी गति को हम क्या बोलेंगे? इस पूरी गति को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 2-3 क्वेश्चन जो हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उसको अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं, तब जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको वृत्तीय गति समझ में आनी चाहिए। सर्कुलर मोशन एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, एक फिक्स दूरी में जो आपका पूरा है, जो चक्कर लगाया जाता है, जो गति की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वृत्तीय गति बोलते हैं। अब आज के इस लेक्चर को हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में जहां पर हम बेसिक की बात करेंगे, जिसमें हम इसके वेरिएबल्स पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हम इसके वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स मीन जैसे आपने रेक्टिलिनियर में पढ़ा, विस्थापन, यहां पर कोणीय विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहां पे हमने पढ़ी वेलोसिटी, यहां पे पढ़ेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी यानी वेग और कोणीय वेग। वहां पर हमने पढ़ा त्वरण, यहां पर हम पढ़ेंगे कोणीय त्वरण। वहां पे हमने क्या पढ़ा? एक्सीलरेशन पढ़ा। यहां पर हमने क्या पढ़ेंगे? हम एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। इनके बीच में आपका क्या रिलेशन होता है? जो आपका फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो हम पढ़ेंगे पहले वाले पार्ट में, जहां पर हम बेसिक वेरिएबल है उनके बीच को, उनको हम कोरिलेट करेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो हम उसके डायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जहां पर जो हम है कुछ इसके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है जहां से आपके क्वेश्चन बन के आते हैं, वो आता है बेंडिंग ऑफ रोड। इससे बहुत सारे छोटे छोटे आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। बेंडिंग ऑफ रोड, रोड जो आपकी क्या हो रही है? इस तरीके से मुड़ रही है। बाइक कितना आगे ले जाएं? जैसे आप बाइक या कार को अगर मोड़ते हैं तो आप नजदीक से काटते हैं कि लंबा सा घुमा के काटते हैं? तो जनरली आपका क्या है? लंबे से घुमा के काटा जाता है। उस पर आपका स्पीड भी डिपेंड करती है। वो सारा का सारा जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। फिर अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे 2 फोर्स के बारे में, ठीक है, बल के बारे में। ये 2 कौन कौन से हैं? एक है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। क्या क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आते हैं दूध से मक्खन मथा जाता है, कौन सा है? जो मौत का कुआं है उसमें कौन सा बल लग रहा है? ठीक है, एक रस्सी है, ठीक है, उस रस्सी में आपने पत्थर बांधा हुआ है, उसको ऐसे घुमा रहे हैं, अगर रस्सी टूट जाए तो उसकी डायरेक्शन कहां को होगी, या वो किस वजह से आपका रुका हुआ था? या जो हमने बात करी आपकी त्वरण वाली, ठीक है, कि त्वरण आपका कहां को, जो आपका एक्सेलरेशन है वो कहां को आपका लगता है, जिसको हम आपका रेडियल भी बोलते हैं, जो कहां को लगता है? रेडियस के अलोंग लगता है। अभिकेंद्रीय बल जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, वो आपका किस साइड को उसकी डायरेक्शन होती है? टुवर्ड्स द सेंटर कि आउटवर्ड द सेंटर? इस तरीके के जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस वीडियो में जानते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड आपका कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए अब हम ले चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट, हम फिर शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। यानी जैसा मैंने आपको बताया, द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड एक्सिस। या अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं, जब कोई कण वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि मतलब होता है आपका सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, वृत्त की परिधि के अनुदिश उसके समान आपका क्या करता है? गति करता है।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार की गति को हम वृत्तीय गति बोलते हैं। ओके, आपको समझ में आया वृत्तीय गति। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास एक ओरिजिन होना चाहिए, वहां से लेके एक वेक्टर आप आर दिखा सकते हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कोई एक वेक्टर आर आपने वेरिएबल पॉइंट दिखा दिया। ये वेरिएबल पॉइंट एक इसके फिक्स जो डिस्टेंस है हमेशा आर पे ही आपका क्या करता रहेगा, ऐसे आपका दिखता रहेगा। तो ये आपका क्या आ गया, एक आपका सर्कुलर मोशन। इसको किससे डिनोट करते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं आपसे आर को। लेकिन अब इसकी किसी भी एक टाइम पर जो आपकी पोजीशन है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इसकी एंगुलर पोजीशन। क्या बोलेंगे हम, एंगुलर पोजीशन। मींस जैसे अभी इस यहां से लेके ओपी तक, तो पी इसकी क्या है, पी इसकी एंगुलर पोजीशन है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी पोजीशन चेंज होके कहां पहुंच जाती है, P1 पे पहुंच जाती है, तो ये जो आपका ये यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आया एंगल में, पहले इस पे था, अब वो यहां पे बन के आ गया, तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे जो आपका पार्टिकल है वो आपका सर्किल के सरकमफेरेंस में चलता रहता है, तो वहां पर उसमें क्या होता है, उसकी जो एंगल है, जो ये पोजीशन है, एंगुलर जो पोजीशन है, ये एंगुलर पोजीशन आपके चेंज होती रहती है। तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मींस आपको समझ में आया होगा कि एंगुलर पोजीशन आपकी कितनी है, थीटा। तो कोणीय विस्थापन अगर आपका जो फाइनल है वो θ2 है, इनिशियल जो आपका है ये अंतिम आपका है, ये प्रारंभिक आपका है, तो जो आपका कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ1, मतलब अंतिम कोणीय पोजीशन यानी फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। अब यहां पे आपको थोड़ा सा और समझना है कि ये चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका एक लीनियर हमने पढ़ा, ठीक है, लीनियर में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। एंगुलर में हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एंगुलर में हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन आपको याद करना है। वो रिलेशन होता है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, ये होता है। यानी अगर हम बात करें जो कोण है वो क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या, हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर हम इसको बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये आपको जो टर्म है ये आप कहीं पे साइड में नोट कर ले, आगे आपके अभी काम आएगा, ठीक है। तो इसको हम पूरा जो टर्म है इसको बोलते हैं हम कोणीय विस्थापन। किस प्रकार की आपकी है, ये जो आपकी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम डिनोट करेंगे कोणीय विस्थापन को। हम आपका रेडियन में डिनोट करते हैं, किस में डिनोट करते हैं, हम इसको रेडियन में डिनोट करते हैं। ओके, अब क्या है, ये अगर जो आपका कोणीय विस्थापन है, ठीक है, जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप टाइम से डिवाइड कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रेफरेंस में कि कितने टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। नाम याद रखेंगे आप, इसको किससे डिनोट करते हैं, हम इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है माइनस जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है डिवाइडेड बाय जो फाइनल टाइम है माइनस जो आपका इनिशियल टाइम है, ठीक है। तो ये आपका बन के आ गया। इसको क्या लिख देते हैं हम, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या बहुत जगह क्या लिख देते हैं हम, डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये टर्म आपको याद हो गया होगा, जो आपका क्या है, कोणीय विस्थापन के परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज क्या, इज नोन एज आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये आपका जो है इसमें आपका जो रिलेशन है, मींस जो आपका यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं जो आपका लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी
उसको आप v से डिनोट करते हैं, और जो कोणीय वेग है उसको आप ओमेगा से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में आपका क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन आप कैसे निकालोगे, आप इस वाले से निकालोगे। यहां पर आपने क्या पढ़ा, यहां पर आपने पढ़ा डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर, यही आपने पढ़ा, ये तो आपने पढ़ा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, आर को उधर लगे तो डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना बन गया, डेल्टा थीटा इंटू आर। अब आप टाइम से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय टाइम, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इंटू आर। ओके, दैट्स गुड। फिर अब आपको क्या करना है, जब आप इसको करेंगे तो ये कितना हो जाता है, ये आपका v हो जाता है, ये ओमेगा हो जाता है, तो ये v इज इक्वल टू कितना आ गया, v इज इक्वल टू आ गया आपका r ओमेगा, v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेयर v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, r इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो ये टर्म भी आपको यहाँ पे याद कर लेना है एंगुलर वेलोसिटी में, ये बहुत आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। फिर आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण। अब आपका क्या आएगा, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन जो है, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं आपका अल्फा से, इससे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं आपका अल्फा से। अब आपका सिंपल है, अगर फाइनल वेलोसिटी आपकी ओमेगा 2 है, इनिशियल आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, यानी कितना आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी। अगर उसको थीटा के टर्म में लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये सारे के सारे जो आपके हैं ये फॉर्मूले बन के आ जाएंगे। ओके, तो क्या आया, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से हम रिलेशन निकालते हैं, किसके बीच में, हम निकालते हैं जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए, ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है, जो होता है आपका ए, यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं टेंजेंशियल के रेस्पेक्ट में बाद में देखेंगे ए, और उसके बाद जो एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, इसके बीच में आपका क्या रिलेशन होता है ये हम निकालेंगे। तो आपका ए इज इक्वल टू कितना होता है, ए इज इक्वल टू होता है डी वी बाई डी टी, डी वी को हम लिख देंगे आर ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, ए इज इक्वल टू आर बाहर ले आएंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, तो आर अल्फा, यानी जो आपका रिलेशन बन के आया वो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, वेयर जो आपका ए टी है वह चाल परिवर्तन की दर है, वह क्या है, वह चाल परिवर्तन की दर है, ये टोटल के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, वो तो आपका ये केवल क्या आता है, ये टेंजेंशियल आता है, जो ये टर्म है ये आपका जो केवल टेंजेंशियल है, अभी तो एक अंदर को भी लगेगा, उसको हम थोड़ी देर में जानेंगे, ठीक है, सेंट्रीपिटल की वजह से, ये जो है ये केवल आपका जो उसके टेंजेंट की वजह से, टेंजेंट की वजह से नहीं, टेंजेंशियल जिसको हम बोलते हैं, जो आपका इस तरीके से ऐसे लगता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय त्वरण। आपको ये टर्म याद करना है, यहाँ पे दो तरीके के होंगे, जैसे अभी हम सेंटर ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपका स्पर्श रेखीय त्वरण है इसको सामान्य तो हम एटी से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, तो आपका टेंजेंशियल ये आपका स्पर्श के टेंजेंट के आपका अनुरूप लगेगा, ये केवल टेंजेंशियल है, कुल त्वरण के बराबर आपका नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको तीन चीज़ें जो हैं वो याद कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कोणीय विस्थापन याद करना चाहिए, फिर एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग याद करना चाहिए, फिर एंगुलर एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण आपको याद करना चाहिए। अब जो हमारा लीनियर इक्वेशंस में हमने पढ़ी थी v इज इक्वल टू वी नॉट, अगर हम बात करें तो जो प्रारंभिक वेग है वो यहाँ पे u के बदले v नॉट दिखाया हुआ है, जो अंतिम वेग है वो आपका v दिखाया हुआ है, जो विस्थापन है
वो आपका डेल्टा एक्स दिखाया हुआ है, ठीक है। एक्सेलरेशन टी दिखाया हुआ है, ये तो आपको पता ही है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, यानी वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। सिमिलर हम इसको जो रोटेशनल मोशन में है या जो सर्कुलर मोशन में है उसको हम यहाँ पे ले आते हैं, तो वो कितना बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये आपका किस में आ गया, ये आपका रोटेशनल वाले में आ गया। यहाँ तक हम जो सारी चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहीं पर मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, कि इफ जो उसकी रेडियस है वो आपको 0.5 मीटर दी हुई है, ठीक है, r इज इक्वल टू कितना है 0.5, और जो लीनियर वेलोसिटी v है वो आपका कितना है 2 मीटर पर सेकंड है, तो आप ओमेगा की वैल्यू बताइए। r आपका 0.5 मीटर दिया है, v आपका 2 मीटर पर सेकंड दिया है, ओमेगा आपको बताना है। तो आपको फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया v अपॉन आर, v कितना है 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये कितना हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट कितनी होती है, रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो ये आपका जो है यहाँ पर बन के आ गया है, इसको आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमारा अगला टॉपिक कौन सा है, हमारा अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता है भाई क्या है, यूनिफॉर्म मतलब एक समान चाल से या एक समान गति से जो आपका कण एक वृत्त के अनुदिश चल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जो घड़ी की आपकी सुइयां हैं, ठीक है, जो घड़ी की आपके निडल्स हैं उनकी स्पीड फिक्स है, ठीक है। जो आपके प्लैनेट्स घूम रहे हैं किसी सन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वो आपका खैर वो एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है, वो आपका दीर्घवृत्त के केस में होता है, लेकिन उसको हमने अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम अगर चलो सुइयों की बात कर ली, या जैसे अगर आपने कोई फ़ैन खुला हुआ है, वो अगर आपने एक स्पीड पे फिक्स किया है तो वो उतनी ही स्पीड पे आपका क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये आपके किस में आएंगे, ये आपके आएंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देनी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है जो इसकी रेखीय गति है dv/dt, ये कितनी होगी, ये आपकी जीरो होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में dv/dt आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक एक्सेलरेशन कहाँ को काम करता है, एक एक्सेलरेशन आपका इनवर्ड काम करता है, या जिसको हम बोलेंगे टूवर्ड्स सेंटर काम करता है, उसको बोला जाता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से वो रुका हुआ है। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। तो क्या टर्म था, dv/dt इज इक्वल टू 0, मतलब ये आपका जो यूनिफॉर्म आपका स्पीड हो गई। यहीं से आपका आता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेकेंड, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण। अभी अभिकेंद्र बल भी पढ़ेंगे, इसी की वजह से तो टिका हुआ है वो, ठीक है। अभिकेंद्र त्वरण मतलब ये कहाँ को लग रहा है, ये लगेगा आपका टूवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर आप फिगर भी देख रहे होंगे, जो कहाँ को लगता है, जो सेंटर की तरफ को आपका लगता है, ठीक है। ये एक आपका त्वरण होता है। इस त्वरण की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इस त्वरण की वैल्यू की जो आपकी बात होती है वो आती है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कितनी आती है, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आती है, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं। डन स्टूडेंट, उसके लिए हालांकि पूरा डेरिवेशन आपका होता है, लेकिन हमको अभी डेरिवेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतना सा जो है वो याद कर लीजिएगा, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और v के बदले आप कितना रख देंगे, आर ओमेगा रख देंगे, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आप
जो है जो सेंट्रल की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है AC, ठीक है, और उसको हमने शुरू में क्या बोला था, AT बोला था, जो टेंजेंशियल लग रहा था। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, या AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। इसमें आपका क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड है वो आपकी कांस्टेंट है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो हर टाइम पे चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है। और यहाँ पर कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, ये ध्यान देंगे। जब आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पे कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका नहीं होता है। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसको भी हम देखेंगे। यहीं पर अगर हम जो आपका ये सेंट्रीपिटल जो आपका है एक्सेलरेशन, अभी जब सेंट्रीपिटल फोर्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जैसे एक रस्सी में आपने पत्थर बांधा हुआ है, तो वो हमेशा अगर रस्सी टूट जाती है तो वो पत्थर कहाँ जाएगा, वो पत्थर टेंजेंशियल की तरफ को भागेगा। कहाँ की तरफ को भागेगा, टेंजेंट की तरफ भागेगा। या अगर कहें कि अगर सर्कुलर मोशन में वो है तो वो किस वजह से है, वो अभिकेंद्र बल की वजह से है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। ओके, ये आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता है नॉन यूनिफॉर्म, उसकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये कब होता है, ये तब होता है जब इसके दो के दो आपके जो एक्सेलरेशन है वो आपके दोनों हो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और आपका कौन सा है, सेंट्रीपिटल भी है, जिसको हम रेडियल बोलते हैं, जो त्रिज्या के अनुरूप लगता है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है स्मॉल, जो MCQ है, रेडियल AC। जो सेंट्रीपिटल है वो किधर को लगता है, सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो आपका हमेशा रेडियस के अलोंग लगता है, रेडियल लगता है, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर। और जो टेंजेंशियल है वो आपका टेंजेंट की तरफ लगता है। ओके, अब यहाँ पर आप फिगर से समझ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे एक वेलोसिटी ये है, लेकिन अब ये जो फाइनल आपका A है, ये आपका दो जो कंपोनेंट हैं उन कंपोनेंट से मिलके बना है, एक आपका टेंजेंशियल और एक आपका रेडियल, ठीक है। इनके बीच आपका कितना डिग्री का एंगल होता है, ये परस्पर आपके 90 डिग्री में होते हैं। तो जो फाइनल A की वैल्यू है, A कितना आता है, A आता है AT स्क्वायर, ऐसे नहीं, इसको एक मिनट, ठीक है। A इज इक्वल टू अंडर AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये हमने वेक्टर वाले में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वहां से आपका बन के आएगा ये। तो जो आपका फाइनल एक्सिलरेशन है, या जिसको टोटल एक्सिलरेशन बोलते हैं, टोटल एक्सिलरेशन आपका कितना होता है, A इज इक्वल टू अंडर AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वेयर A इज इक्वल टू अंडर AT की वैल्यू कितनी थी, जो टेंजेंशियल वाली थी, याद करें, जो टेंजेंशियल वाली वो कितनी थी, वो थी आपकी dV/dt, इतनी ही थी, प्लस ये कितनी थी, ये V स्क्वायर अपॉन R थी। अभी हमने देखा था ना, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एक्सीलरेशन बन के आया। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कण घूम रहा है एक सर्कल में और उसकी स्पीड सेम नहीं है, तो उस पर दो आपके एक्सीलरेशन काम करेंगे, एक रेडियस के अलोंग करेगा, एक टेंजेंट के अलोंग करेगा। वहाँ पर जो आपका नेट जो आपका एक्सीलरेशन है, वो नेट एक्सीलरेशन आपका कितना बन के आ जाएगा, वो A इज इक्वल टू अंडर AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, या उसको बहुत जगह AR स्क्वायर भी बोल देते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको यहाँ पे जो है फॉर्मूले आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा ही है, ड्यू टू सम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, स्पर्श रेखा त्वरण के कारण कण की गति बढ़ जाती है या आपकी घट जाती है, ठीक है। जो परिणामी त्वरण है वह रेडियल और स्पर्श रेखा त्वरण का आपका क्या है, सदिश योग है, वेक्टर एडिशन है। याद आया आपको जो हमने शुरू में पढ़ा था, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। ये फिर से आपको ध्यान देना है, वेक्टर वाले टर्म में वहां पे आपका उसका योग है। ओके, अब हम जो चल रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं आपका डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। ओके, इसको यहां से हटा देंगे। हम पढ़ेंगे आपका जो है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी वृत्तीय का गति विज्ञान, वृत्तीय गति का गति विज्ञान।
ठीक है, जो आपका सर्कुलर मोशन है उसका जो आपका ये है। तो इसमें देखिए कैसे काम करता है। अगर कोई एक मास m है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, सॉरी किसकी, m नहीं, मास नहीं, मास जो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन किसकी वजह से कर रहा है, वो आपको कंसेप्ट बहुत समझना जरूरी है। वो आपका है किसकी वजह से, जो सर्कुलर मोशन है वो है आपका रेडियल एक्सीलरेशन की वजह से। किसकी वजह से, रेडियल एक्सीलरेशन की वजह से, या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, यानी आपका जो है अभिकेंद्रीय जो त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण है, अभिकेंद्रीय त्वरण की वजह से ही उसमें आपका क्या है, उसमें आपका सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपका ये है उससे आपकी दिशा बदलती है, लेकिन हमेशा उसकी दिशा क्या होती है, उसकी दिशा हमेशा आपका सेंट्रल की तरफ को होती है। जो एक्सीलरेशन त्वरण है वो हमने बात कर ली पहले ही। ठीक है, तो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं इससे एमसीक्यू आपके बन के आ सकते हैं। अब मैंने आपको रस्सी वाला एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, ये एक स्टोन बंधा हुआ है, ठीक है, इसमें AC यहाँ की तरफ को काम कर रहा है। ठीक है, और ये वेलोसिटी इसकी ऐसी है, हर समय पर ये चेंज हो रही है। लेकिन जब अभी रस्सी टूट जाती है, जैसी रस्सी टूटी तो वो कहाँ को चला जाएगा, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कहाँ को चला जाएगा, बाहर को चला जाएगा जब वो रस्सी टूट जाएगी। क्योंकि उसमें जो आपका क्या था, जो रेडियल एक्सीलरेशन था, यानी जो अभिकेंद्रीय आपका त्वरण था, वो आपका नहीं रह जाता है। और इसी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वजह से इसमें आपका क्या बन के आता है, इसमें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन के आता है। ठीक है, इसी एक्सीलरेशन की वजह से उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो वो आपका हमेशा कहाँ को लगता है, वो आपका केंद्र की तरफ को लगता है। इसको आपको पढ़ना है। इस अब A की वैल्यू कितनी है, फिर V की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है, हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इसकी वैल्यू होती है v²/r, यह क्या होती है, r ओमेगा स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, वैल्यू होती है। अब जो यहाँ पर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, इसके जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, बहुत सिंपल सा है भाई, F = ma। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना चाहिए, तो कितना हो गया, mv²/r। इसको याद कर लेंगे, FC = mv²/r, या क्या लिख लेंगे, mr ओमेगा स्क्वायर। इसको आप लर्न करने भूले नहीं, हर जगह भी काम आएगा। जब बेंडिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड, हम सारा चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पर आपका समझ में आएगा। ठीक है, जो आपका यह अभिकेंद्रीय बल है, यानी जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसी की वजह से जो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। अगर ये आपका जीरो हो गया तो वो कहाँ चला जाएगा, वो आपका टेंजेंशियल की तरफ को चला जाएगा, अभिकेंद्र बल की वजह से। लेकिन यहाँ पर आपको एक टर्म समझना है कि यह जो है, यह एक मौलिक बल नहीं है, यह एक आपका जो फंडामेंटल फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स नहीं है भाई। अभिकेंद्रीय जो बल है वो आपका क्या है, वो आपका फंडामेंटल फोर्स नहीं है, जैसे आपके और हैं। ठीक है, घर्षण है, तनाव है। ठीक है, तो ये जो आपका जैसे गुरुत्वीय बल जो है वो आपका एक मौलिक बल है, लेकिन जो आपका अभिकेंद्रीय बल है, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो आपका क्या है, एक मौलिक बल नहीं है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारा जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये मैंने रस्सी वाला एग्जाम्पल आपको दे दिया। अर्थ वगैरह जो है वो किसकी वजह से चल रहे हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चल रहे हैं। जो कार आपकी रोडों पर बिल्कुल सही चलती है, एक्सीडेंट नहीं होते हैं, वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। जो रोलर कोस्टर है ये आपका इधर उधर नहीं गिरता है, ये किस वजह से है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन यहाँ से इनसे बन के आ सकते हैं। लेकिन मैं अब आपसे पूछता हूँ, आपके घर में वॉशिंग मशीन है? बिल्कुल होगी। तो वो किस बल पे काम करती है? या हम कहें कि आपने अगर दूध से मक्खन निकाला है, दूध से मक्खन मथा है, तो वो कौन सा फोर्स है, उसको हम आगे जानेंगे। वो फोर्स होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थोड़ा सा सोचिए कि ऐसा क्यों है कि अगर जो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ को लग रहा है, वो अगर सेंट्रल की तरफ को लग रहा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है जो आपका, वो भी अंदर को आ जाना चाहिए। तो एक टाइम के बाद तो जो है उसको सेंटर पे चिपक जाना चाहिए या सेंटर से कोलाइड कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक आपका कौन सा बल लगता है? वह बल लगता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यह एक आभासी बल है, ठीक है, यह एक आभासी सूडो आपका जो फोर्स है वो आपका कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो ये जो आपका है अपकेंद्रीय बल, जो आपका अभिकेंद्रीय बल कहाँ पे लग रहा था? टुवर्ड्स द लग रहा था, ये आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। वो आपका कहाँ लग रहा था? सेंटर की तरफ को काम कर रहा था। तो ये सेंटर से कहाँ की तरफ को काम करेगा? ये सेंटर से आपका बाहर की तरफ को काम करेगा। तो आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सूडो फोर्स इन ए सर्कुलर मोशन विच एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड इट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी वृत्त के केंद्र से दूर आपका करेगा। होता बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करें एफ जो सेंट्रीफ्यूगल है वो किसके इक्वल है? माइनस एफ सेंट्रीपिटल के, ठीक है। वो आपका एफ जो सेंट्रीफ्यूगल है वो माइनस एफ सेंट्रीपिटल के इक्वल आपका होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कहाँ को लगा? यानी इसको बोलते हैं हम, जो अंदर की तरफ को लग रहा है वो लग रहा है आपका अभिकेंद्रीय बल। जो बाहर की तरफ लग रहा है उसको बोलते हैं हम अपकेंद्रीय बल। और जो ये आपका ऐसे लग रहा है वो तो इस तरीके का है। तो इसी वजह से वो कहाँ पे नहीं आती हैं? वो आपका सेंट्रल की तरफ को नहीं आती हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स आपका 0 होता है। तो आपका बॉडी यहाँ पे आगे को घूमी, यहाँ से फिर इधर को घूमी, तो एक पूरा का पूरा जो है वो सर्कल आपका बनता रहता है, सर्कुलर मोशन चलता रहता है, वो सेंट्रल की तरफ को आपका नहीं आता है। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं भाई, ठीक है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं? जैसे ये है, एक बाल्टी में आपने पानी भरा है, उस बाल्टी को आप एक रस्सी की सहायता से घुमाइए, वो पूरा आपका स्ट्रेच्ड होनी चाहिए। तो इसमें से जो पानी है वो पानी नहीं गिरता है। किस वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल, यानी जो अपकेंद्रीय बल है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल की वजह से इससे आपका पानी नहीं गिरता है। फिर जो आपका इक्वेटर पे आपका फ्लैट मतलब आपका उभार है और ध्रुवों पर आपका जो पोल्स हैं वहाँ पर आपका क्या है? वहाँ पर आपका चपटा है, ठीक है। तो वो किस वजह से है? वो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। ये कुछ एक आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर जो वॉशिंग मशीन का मैंने आपसे पूछा था, वॉशिंग मशीन जो आपकी काम करती है वो भी किस पे काम करती है? वह भी आपकी अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। इस पे काम करती है अपकेंद्रीय बल पर, यानी जो आपका क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। दूध से जो आपका मक्खन बनाया जाता है वो आपका किस पे काम करता है? वो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही काम करता है, दूध से मक्खन। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके जो हैं वो सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स से हैं। जो सड़कों का आपका वृत्तीय घुमाव है, वृत्तीय मोड़ है, जो आपका सर्कुलर टर्निंग है वो कैसे होती है, ठीक है। अगर कोई जो व्हीकल है वो आपका घूम रहा है तो वो यहाँ के आपका लगभग आपका क्या करता है? अप्रॉक्स हम बात करें तो एक सर्कल के पथ पर आपका क्या करता है? काम करता है। तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा तो वहाँ पे बल लगा है जो उसमें क्या करेगा? उसको एक सेंट्रीपिटल क्या देगा? एक्सीलरेशन देगा। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देने का काम या जो सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम, ये 3 तरीके से हो सकता है। पहला फ्रिक्शन के द्वारा, दूसरा रोड जो है उसकी ढलान के द्वारा, आप उसमें ढलान देखते होंगे, ठीक है। तीसरा जो है वो इन दोनों के द्वारा, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स बोथ। बाय फ्रिक्शन ओनली, केवल घर्षण से, बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स, सड़कों के ढलान द्वारा, बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड्स बोथ, तीनों के द्वारा। तीनों के हम एक एक छोटे छोटे यहाँ पे देखेंगे और इनको आप लिखना शुरू कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हमारा है बाय फ्रिक्शन ओनली। क्या है? केवल घर्षण के द्वारा। माना कि एक जो आपकी गाड़ी है, एक कार है, वो m में है, उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड आपकी v है, ठीक है। वो एक r रेडियस के अलोंग चलती है। तो इसमें जो उसको आपका जो फोर्स मिलेगा, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिलेगा, वो किस वजह से मिलेगा? वो आपका फ्रिक्शन की वजह से मिलेगा। किसकी वजह से मिलेगा? वो आपका फ्रिक्शन की वजह से मिलेगा। ये F कितना होता है? F आपका mv² अपॉन r,
ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये म्यू इंटू एन के इक्वल होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एफ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू एम जी स्मॉल एफ। ये आपका नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। दो आपको समझ में आ गया। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ को काम कर रहा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वो किस वजह से मिला, वो आपका जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से मिला। फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू कितना है, म्यू एम जी। होना क्या चाहिए, जो आपका अगर बिना फिसले, ठीक है, बिना आपका क्या है स्लाइड किए हुए, बिना फिसले सुरक्षित चलने के लिए क्या होना चाहिए, जो आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर है ये लेस देन इक्वल टू आपका म्यू एन होना चाहिए। जो लिमिटिंग फोर्स है उसके आपका होना चाहिए। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको आप नोट करें, ठीक है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन म्यू एम जी, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो म्यू है, ठीक है, तो म्यू की क्या वैल्यू आ गई, म्यू आपका है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक टर्म तो आपका ये बन के आ गया, ठीक है। इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दूसरे फॉर्म में v के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, v आप लिख सकते हैं v इज लेस देन अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं दोबारा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा सही सा लिख दूं, ठीक है। आप इसको भी नोट करते रहें, ठीक है। बिना फिसले आपका क्या होना चाहिए, बिना फिसले आपका जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होना चाहिए। एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन म्यू एम जी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, जी को आप नीचे ले आएंगे, म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा, तो पहली कंडीशन आ गई, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। जो उसका कोफिशिएंट है वो वी स्क्वायर अपॉन आर जी से बड़ा होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए। या वी के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, वी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसी से बन के आया, इससे ये बन के आया, फिर आपका आगे बन के आ गया। तो आपकी दो कंडीशन आई, ठीक है। पहला, जो वाहन की चाल है, जो आपका स्पीड ऑफ जो आपकी कार है वो क्या होनी चाहिए, अंडर रूट म्यू आर जी से कभी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा उससे कम या उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, आपका बन के आ जाएगा। दूसरा, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल जो कोफिशिएंट है वो हमेशा वी स्क्वायर अपॉन आर जी से क्या होना चाहिए, वी स्क्वायर अपॉन आर जी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो टर्म आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमको जो आपका है सेफ जो हमको रास्ता मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपका बैंकिंग ऑफ रोड से, जो सड़कों में आपका ढलान है, ठीक है, उस ढलान की वजह से मिलता है। लेकिन वहां पे अब जो नॉर्मल है, यहां पर के केस में आप देख रहे हैं नॉर्मल ऐसे लगा हुआ है, लेकिन अब आपका सड़क क्या हो गई, सड़क टेढ़ी हो गई, तो नॉर्मल भी आपका क्या हो गया, नॉर्मल भी आपका थोड़ा सा क्या हो गया, घूम गया, ठीक है। अब अगर घूम गया तो इसके हमको क्या निकालने पड़ेंगे, इसको आपको कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा घर्षण पर निर्भरता खत्म करने के लिए, ठीक है, फ्रिक्शन पर आपकी डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए जो आपका है उसके अंदर की ओर को कुछ क्या दे देते हैं, ढलाव दे देते हैं, या जो बाहरी सिरा है उस बाहरी सिरे को हम क्या कर देते हैं, उठा देते हैं, ठीक है। इससे जो कार के बाहर निकलने की जो आपका पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, आपकी डाउन हो जाएगी। अब इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम इसको आप मैथमेटिकली देखेंगे, ये नॉर्मल आपका हो गया, इसके दो कंपोनेंट आपका ये थीटा, तो ये थीटा आपका बन के आएगा, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए एन कॉस थीटा और आपका एन साइन थीटा, ये दो आपके कंपोनेंट हो गए। कौन किसके इक्वल है ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा जी, ये एन कॉस थीटा इसके इक्वल दिख रहा है आपको, एम जी के इक्वल दिख रहा है, ठीक है। और जो ये एन साइन थीटा है ये आपको कहाँ से मिला, एन साइन थीटा मिला जो आपका अभिकेंद्रीय बल है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन
आर इंटू एम जी, ये आपका कट गया। तो वही आपका म्यू जो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कितना आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, या हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट आर, सॉरी टेन थीटा नहीं, वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपका v आ गया। ओके, तो यहां पर आपको ये चीजें कुछ फिर से पॉइंट याद कर लेना है कि बैंकिंग ऑफ रोड में कितना आया, जो आपका फ्रिक्शन से आया। अब हम करते हैं कि यहां पर दोनों आ जाते हैं, फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग ऑफ रोड भी है। ठीक है, तो उसमें अब आपका नॉर्मल इस तरीके की कंडीशन में रहेगा। यहाँ पर आप देखिए कार में देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एन कॉस थीटा और इधर को आपका एन साइन थीटा अंदर को लगेगा। जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स वो भी आपका दो में आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आपका जो सरफेस है उसके अलोंग लगेगा, तो एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर से जो इक्वेशन है उन इक्वेशनों को हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से वर्टिकल, देखिए एन कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी के इक्वल होगा। बिल्कुल, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, एफ साइन थीटा प्लस एम जी। डन। अगला एन साइन थीटा देखो जी, एन साइन थीटा कितना होगा, देखो देखो आप बिल्कुल करो, एन साइन थीटा प्लस जो आपका ये एफ कॉस थीटा है ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका वहाँ पे आंसर आ जाएगा। हालांकि इससे उतना डिटेल में आपका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आपका आंसर आएगा वो n की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, और जो आपका वी मैक्स है वो वी मैक्स आपका कितना आना चाहिए, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ये दो आपके यहाँ पे आंसर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो पूरा है वो सारा का सारा यहाँ पे याद कर लेना है। तो आज का अभी जो लेक्चर है स्टूडेंट वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। उसके बाद जब हम नेक्स्ट में चलेंगे तो हम वहाँ पर जो आपका है कुछ MCQs हम करेंगे यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन जो आने के चांसेज हैं, एक इससे रोड वाले से हैं और आपका अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपका बन के आएगा, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।